आइए आज हम स्टडी करेंगे रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड और उनके साथी कौन कौन से थे? हेंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन ने बहुत पतली सोने की पन्नी यानी गोल्ड फॉइल पर एल्फा कणों की बौछार की। रदरफोर्ड के प्रसिद्ध एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को चित्र 2.5 में दिखाया गया। तो जब रदरफोर्ड हैं तो रदरफोर्ड के जो प्रैक्टिकल का नाम है उसको एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। चित्र 2.5 में दिखाया गया है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। अब देखिए इन्होंने क्या किया, सोने की पन्नी लिया बहुत पतली। तो सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई कितनी थी? 100 नैनोमीटर मोटाई की ओर लक्ष्य करके एक रेडियो एक्टिव स्रोत से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों को भेजा गया। मतलब सामने एक पन्नी रख दिया गया और उस पे अल्फा कण भेजे गए, जैसे किसी दीवार पे हम लोग फेंक करके गेंद को मारे, तो वैसे अल्फा कण फेंक करके उस पन्नी पर मारे गए। तो होता क्या है, तो सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई 100 नैनोमीटर थी की ओर लक्ष्य करके एक रेडियो एक्टिव स्रोत से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों को भेजा गया जिनकी एनर्जी बहुत उच्च थी। इस पतली पन्नी को घेरते हुए वृत्ताकार प्रतिदीप्तशील यानी फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड से बना स्क्रीन रखा गया। तो उस पतली पन्नी को घेरते हुए वृत्ताकार एरिया में यानी सर्कुलर एरिया में प्रतिदीप्तशील जिस पदार्थ जो जिंक सल्फाइड है उसको स्क्रीन पर रख दिया गया। प्रतिदीप्तशील हमने बताया था कि जो ऊर्जा अवशोषित करके, जो विकिरण की ऊर्जा को अवशोषित करके तुरंत उत्सर्जित करता है यानी बाहर निकालता। जब कोई अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराता है तो प्रकाश की स्फुर क्षणिदीप्त यानी फ्लैश उत्पन्न होती है। जैसे फ्लैश लाइट होती है तो वो उत्पन्न होती है। प्रकीर्णन अनुप्रयोग के परिणाम काफी अनपेक्षित थे। मतलब जैसा हमने सोचा था थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, वैसा नहीं था। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार पन्ने में उपस्थित सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर एक समान रूप से बटा हुआ होना चाहिए। जैसा पहले जो है थॉमसन ने हमको बताया था कि जो परमाणु होता है उसका द्रव्यमान पूरे भाग में एक साथ बटा होता है और इलेक्ट्रॉन पूरे परमाणु में समान रूप से बिखरे हुए रहते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं पाया गया इस प्रयोग में। तो अल्फा कणों में ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वे द्रव्यमान के ऐसे समान वितरण को भी सीधे पार कर जाएंगे। इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि वो जो द्रव्यमान बताया कि पूरे क्षेत्र में बटा रहता है, तो इसको पार करके चले जाएंगे क्योंकि अल्फा कणों में ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें अपेक्षा थी कि पन्नी से टकराने के बाद कणों की गति धीमी हो जाएगी और उनकी दिशा बहुत कम कोण से बदल जाएगी। उन्हें उपेक्षा थी कि पन्नी से टकराने के बाद कणों की गति धीमी हो जाएगी और उनकी दिशा बहुत कम कोण से बदल जाएगी। मतलब लौट के वापस आ जाएंगे, उन्होंने ऐसा सोचा था। और उनकी दिशा बहुत कम कोण से बदल जाएगी। उन्होंने देखा कि अब उन्होंने क्या देखा, अब इसको पहले देख लें रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए सोने की पन्नी रख दी गई है और ये हमारा फोटोग्राफी प्लेट है। आप देखे होंगे जब फोटो बनवाने जाइए
तो एक पन्नी रखते हैं। तो यही जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट है और ये लेड प्लेट है, लेड धातु की बनी हुई है। अब अल्फा कणों का स्रोत, ये जो डिब्बा जैसे रखा है, यहाँ से देखिए अल्फा कण निकल रहे हैं इस लेड प्लेट को पार करते हुए और यहाँ पर टकराते हैं यहाँ पर। तो ये पूरा फोटोग्राफिक प्लेट है। तो ये सोने के बीच में पन्नी रखा हुआ है। तो इस पन्नी में पहले टकराते हैं, फिर इस पन्नी के बाद यहाँ पर आते हैं कुछ पार करके। तो वही दिखा रहा है कि इनको उपेक्षा थी कि ये पन्नी से पार ना हो करके ये कुछ कोण पर ये लौट जाएंगे, जबकि ये कण देखिए अल्फा कण इससे पार निकल गए, ये जो पीली पीली लाइन है। तो इनके दिमाग में आया, ये जो लाइन बनाई गई है इसको देखते हैं अभी। तो देखिए क्या करें कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए बिना निकल गए। देखिए अधिकांश से पीली लाइन है, मतलब ज्यादातर निकल गए। अब सोने की पन्नी का व्यवस्थात्मक चित्र। अब सोने की पन्नी ये जो रखी गई है, सोने की पन्नी, इससे क्या स्थिति रही अल्फा कणों की वो भी देख लेते हैं। तो अल्फा कणों का पुंज, ये देखिए किरण के रूप में इसको मोटा करके देखा जाए तो इस तरह अल्फा कण जा रहे हैं, इस तरह से अल्फा कण जा रहे हैं। अब देखिए ये सोने की पतली पन्नी है, तो अब इसमें देखिए अल्फा कणों का पुंज ये पूरा जा रहा है। तो इसमें देखिए विक्षेपित अल्फा कण, ये अल्फा कण किसी कण कुछ रहा होगा परमाणु के अंदर, तो उसको उससे टकराया। अभी ये क्या था वो आगे हम लोग देखते हैं। तो टकराया तो देखिए इसकी दिशा बदल गई, तो लिख दिया विक्षेपित अल्फा कण यानी रिफ्लेक्टेड। इसी प्रकार यहाँ टकराया तो ये देखिए विक्षेपित अल्फा कण, ये यहाँ पे टकराया तो कुछ कोण पर ये मुड़ गया विक्षेपित अल्फा कण। तो ये 2-3 मुड़ रहे हैं, बाकी देखिए सब निकल जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए बिना निकल गए। देखिए सब पार कर गए 2-3 को छोड़ करके। ये रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग का रेखांकित चित्र। जब सोने की एक पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार यानी शॉट की जाती है तो उसमें से अधिकांश कण प्रभावित हुए बिना पन्नी को पार कर जाते हैं, जबकि कुछ का विक्षेपण हो जाता है। 2-3 विक्षेपित होते हैं, मतलब रिफ्लेक्टेड होते हैं, बाकी पार कर जाते हैं। तो वही कह रहा है कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए बिना निकल जाते हैं। आगे क्या होता है, बहुत कम अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित होते हैं। देखिए बहुत कम ही अल्फा कण छोटे कोण, मतलब सीधा जा रहा था, अगर ये लाइन आगे खींच दी जाए, ये लाइन को हम आगे खींच दी जाए, ऐसे खींच दें, देखिए बहुत कम ये कोण बन रहा है। इसी प्रकार इसको आगे खींच दें तो ये कोण बहुत कम बन रहा है। तो वही कह रहा है कि बहुत कुछ विक्षेपित कण जो है बहुत कम कोण पर विक्षेपित होते हैं। तो बहुत कम अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए, बहुत कम। बहुत ही थोड़े कण 20,000 में से एक पीछे की ओर लौटे, अर्थात लगभग 180 के कोण से उनका विक्षेपण हुआ। बहुत ही कम। देखिए यहाँ चित्र में भी उसी तरह दिखा रहा है कि ये देखिए पीछे की ओर लौटा और एकदम 180 डिग्री पर तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बहुत ही कम, एक आध 20,000 में एक कह रहा है। पीछे की ओर लौटे अर्थात लगभग 180 कोण से इनका विक्षेपण हुआ। इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। जब ऐसी घटना हुई कि ज्यादातर अल्फा कण पार निकल गए, कुछ कम एंगल पर विक्षेपित हुए और 20,000 में कोई एक आधा पूरा वापस लौटा। तो सोच लीजिए इसी बात से कि जैसे मान लो कोई दीवाल है, दीवाल में पूरा ईंट लगे हुए हैं, ईंट के बीच में जाली हुई, जाली जैसे ईंट लगे हुए हैं कि बीच बीच में छेद है। तो हम अगर गेंद फेंक के मारे तो जो ईंट से टकराएगी वो तो वापस लौटेगी, बाकी जो छेद हैं उनसे पार निकल जाएगी। तो उसी आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु कैसा हो सकता है। तो जो छेद थे ईंट की दीवार में, वो छेद बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े थे, ईंट कहीं कहीं पर लगी थी।
तो उससे जब सीधा टकराएगी गेंद तभी वापस आएगी, अगर किनारे टकराएगी तो वो छेद से पार निकल जाएगी कुछ कोण बना करके। तो वही निष्कर्ष इन्होंने निकाला। निष्कर्ष में देखिए इन्होंने क्या बताया, वो आगे लिखा गया है। तो परमाणु के अंदर अधिकांश रिक्त स्थान होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं। जाहिर सी बात है कि खाली स्थान ज़्यादा होगा तो अगर हम गेंद फेंकेंगे तो वो बिना ईंट से टकराए निकल जाएगी। तो खाली स्थान ज़्यादा था तो अल्फा कण भी बिना टकराए अधिकांश निकल गए। इसका मतलब उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में ज़्यादातर भाग खाली स्थान होता है। कुछ ही धनावेशित अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। यह विक्षेपण अवश्य ही अत्यधिक प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सिव फोर्स के कारण होगा। अब देखिए अल्फा कण चूंकि धनात्मक होता है, 2He4 हमने बताया था, हीलियम नाभिक होता है अल्फा कण। तो जाहिर सी बात है कि नाभिक है, उसके बाहर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन हटा दिए गए तो इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक, तो धनात्मक ही तो बचा। तो कह रहा है कि जो 180 डिग्री पर लौट रहे हैं टकरा के, इसका मतलब इतनी स्पीड से जब वो गए, इतनी ताकतफुल स्पीड से, हाई ऊर्जा से, तो वो लौटे क्यों? तो इसका मतलब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कुछ धनात्मक चीज है तो धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, चूंकि समान आवेश, तो इसलिए वापस लौटा है। तो कह रहे हैं कि कुछ ही धनावेशित अल्फा कण विक्षेपित हुए। कुछ ही, देखिए कुछ ही का मतलब कि जो धनात्मक बीच में भाग है वो बहुत छोटा है, क्योंकि उससे बहुत कम अल्फा कण टकराए, क्योंकि ज़्यादातर तो बाहर पार होके निकल गए, लौट के वापस ही नहीं आए। तो वही कह रहे हैं कि कुछ ही धनावेशित अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। यह विक्षेपण अवश्य ही अत्यधिक प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सिव फोर्स के कारण होगा। इससे यह पता चलता है कि थॉमसन के विचार के विपरीत परमाणु के अंदर धनावेश समान रूप से बंटा हुआ नहीं है। जैसे थॉमसन ने बताया था कि धनावेश पूरे समान रूप से पूरे परमाणु में बटा हुआ है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरे ज्यादातर अल्फा कण वापस आते, जबकि ऐसा नहीं। धनावेशित बहुत कम आयन के अंदर संकेंद्रित होना चाहिए। धनावेश मतलब बहुत छोटी जगह में केंद्रित होना चाहिए, तभी कुछ ही अल्फा कण 20,000 में कोई एक लौट के आया, जिससे धनावेशित अल्फा कणों का प्रतिकर्षण और विक्षेपण हुआ हो। तो मतलब ये निष्कर्ष निकाला कि चूंकि 20,000 में एक अल्फा कण लौट के वापस आ रहा है, इसका मतलब बहुत ही छोटी जगह में धनावेश केंद्रित है। आगे देखते हैं, रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम यानी नगण्य होता है। परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो देखिए अपने प्रयोग के द्वारा रदरफोर्ड ने कितनी बड़ी बड़ी जानकारी दी। आकार के इस अंतर का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि नाभिक को क्रिकेट की गेंद जितना माना जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग 5 किलोमीटर होगी। सोचिए, ये 10⁻⁻10 है परमाणु की त्रिज्या, और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 यानी 5 जीरो कम है, यानी 5 किलोमीटर का अंतर है करीब। ये लगभग उन्होंने अनुमान लगाया अपने प्रैक्टिकल से। कितना बढ़िया प्रैक्टिकल किया, देखिए सोचने वाली बात है, बुद्धि लगाया उन्होंने। उपरोक्त प्रेक्षणों और परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार अब इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, और उसमें क्या क्या बताया। परमाणु का धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, जो नाभिक होता है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक यानी न्यूक्लियस कहा। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, में बहुत तेजी से घूमते हैं। अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मंडल से मिलता जुलता है।
जिसमें सूर्य नाभिक के समान होता है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉनों के समान होते हैं। तो ये अपने प्रैक्टिकल से उन्होंने निष्कर्ष निकाला। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधे रहते हैं। जाहिर बात है कि नाभिक धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, उस पर ऋण आवेश चूंकि आकर्षित होकर नाभिक से चिपक जाएगा, इसलिए केवल इलेक्ट्रॉन घूमता है। उसके घूमने से नाभिक के बाहर की ओर एक जो है अपकेंद्रीय बल लगता है, सेंट्रीपेटल फोर्स जिसको बोलेंगे इंग्लिश में, वो लगता है, जिसके कारण वो नाभिक के आकर्षण बल के होने के बावजूद चूंकि उतना ही अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है तो उसमें गिरता नहीं, नाभिक में वो घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन के घूमने का यही कारण है, और वो इतना स्पीड से इसलिए घूमता है ताकि वो नाभिक में गिर ना पाए। किसी भी चीज़ को गिराइए तो गिरने ना दिया जाए अगर कहीं पे, तो उसको घुमाना पड़ेगा, नहीं तो गिर जाएगी, घूमेगी तो नहीं गिरेगी। आप उंगली में एक धागा में पत्थर बांध के उसको घुमाइए, जब घुमाना बंद कर देंगे तो आपकी उंगली की तरफ गिरेगा अगर ऊपर होगा, क्योंकि पृथ्वी आकर्षित करती है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने प्रयोग द्वारा ये सब निष्कर्ष निकाले। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं परमाणु संख्या एवं परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या। इसको इंग्लिश में देखिए, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, यानी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। इन छोटी छोटी बातों को आप समझते चलिए, बड़ा आसान हो जाएगा। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। तो नाभिक का धनावेश उसके प्रोटॉनों के कारण होता है। ऐसी बात है कि प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, जैसा पहले स्थापित हो चुका है। प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लेकिन विपरीत चिन्ह का होता है। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो विपरीत चिन्ह का होता है इलेक्ट्रॉन के, और उसके बराबर होता है। इसका अर्थ यह है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या Z के बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पर एक निष्कर्ष आप ये निकाल सकते हैं कि जितना केंद्र में मतलब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही बाहर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी जो है संतुलित रह पाएगा हमारा परमाणु। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो उनको खींच लेगा न्यूक्लियस, और अगर ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, तो बाहर निकालने की संभावना यानी अस्थायी हो जाएगा। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या हाइड्रोजन नाभिक में 1 और सोडियम में 11 होती है। अब देखिए 1H1 लिखा जाता है, 1H1 लिखा जाता है। तो 1H1 लिखा जाता है नाभिक के लिए, और सोडियम में 11 होती है, तो इसको ध्यान देना है। परमाणु को उदासीन बनाए रखने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु संख्या Z के बराबर होती है। अब देखिए प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या Z क्यों माना, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर हो चक्कर लगाते हैं तो उनके बाहर निकलने की संभावना ज़्यादा है, मतलब वो बदल सकता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस में है, नाभिक में है, इसलिए वो बदल नहीं सकता, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु संख्या कहेंगे। उदाहरणार्थ हाइड्रोजन तथा सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1 तथा 11 होगी। देखिए प्रोटॉनों की संख्या भी 1 और 11 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 और 11 है। उदासीन परमाणु की बात हो रही है। तो परमाणु संख्या Z बराबर नाभिक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
इसको ध्यान दीजिए। उदासीन परमाणु मतलब उसमें धन या ऋण चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर धन चार्ज है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। अगर ऋण चार्ज है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए उदासीन शब्द पर ध्यान देना। तो नाभिक का धनावेश उसके प्रोटॉनों के कारण होता है, परंतु नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों तथा कुछ अन्य उदासीन कणों जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है के कारण होता है। इस उदासीन कण को न्यूट्रॉन कहते हैं। अब देखिए, जब नाभिक का द्रव्यमान नापा जा रहा है तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो ले रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं ले रहा है? इलेक्ट्रॉन को इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगा रहा है, उसको छुआ नहीं है। तो जब छुआ ही नहीं तो हम तौलेंगे तो उसका द्रव्यमान कैसे तौल पाएंगे? तो इसलिए अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो नाभिक का द्रव्यमान आएगा, यानी नाभिक में जो जो भी चीज पाई जाती है। तो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए नाभिक का द्रव्यमान ही हमारा परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा। इस उदासीन कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियन मिला के कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस मतलब नाभिक में, इसलिए इनको दोनों को न्यूक्लियंस कहा जाता है। न्यूक्लियनों की कुल संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब चूंकि न्यूक्लियस में जो पाए जाते हैं उन्हीं को हम तौल सकते हैं, इसीलिए न्यूक्लियंस की संख्या को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं या एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर बराबर प्रोटॉनों की संख्या Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या N। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए समस्थानिक एवं संभारिक। समस्थानिक एवं संभारिक आइसोटोप एंड आइसोबार, इनको ध्यान देना है। आइसोबार्स एंड आइसोटोप। आइसोबार का मतलब, बार का मतलब भार, तो समभारिक आइसोबार, समस्थानिक आइसोटोप। इसलिए बता रहे हैं कि आपको भूले ना। तो समस्थानिक एवं संभारिक, इसमें देखिए उल्टा लिखा है, उसमें उल्टा। समस्थानिक का मतलब आइसोटोप, संभारिक का मतलब आइसोबार। तो किसी भी आइसो का मतलब, सम का मतलब देखिए बराबर, तो समभारिक का मतलब जिसका भार बराबर हो, यानी परमाणु भार बराबर हो। समस्थानिक का मतलब जिसका परमाणु क्रमांक बराबर हो। तो किसी भी परमाणु के संगठन को तत्व के प्रतीक X द्वारा दर्शाया जा सकता है, जिसमें बाईं ओर एक पूर्व लग्न लिखा हो जाता है जो परमाणु द्रव्यमान संख्या A होती है। इसको ध्यान दीजिए, बाईं ओर ही अनुलग्न के रूप में परमाणु संख्या Z लिखी जाती है। तो देखिए इस तरीके से लिखा जाता है। कहीं कहीं पर ये बाईं ओर लिखा रहता है, ये इधर लिख देते हैं, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है। NCERT में जो लिखा है हम उसी हिसाब से आगे अपना काम करेंगे। तो देखिए बाईं ओर ही अनुलग्न के रूप में परमाणु संख्या Z लिखी जाती है, यानी X परमाणु संख्या, ऊपर परमाणु ये मास नंबर है, ऊपर ये एटॉमिक नंबर है। तो वही कह रहा है कि अनुलग्न के रूप में परमाणु संख्या Z लिखी जाती है नीचे, जिसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, और ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है जिसको परमाणु भार कहते हैं। अब नए जमाने में परमाणु संख्या कहा जाता है। तो संभारिक समान द्रव्यमान संख्या वाले होते हैं। संभारिक मतलब समान द्रव्यमान संख्या, यानी ऊपर वाला समान हो, परंतु भिन्न परमाणु संख्या के परमाणु होंगे। नीचे वाला अलग होगा, ऊपर वाला समान होगा, लेकिन नीचे वाला अलग होगा। उदाहरणार्थ देखिए, उदाहरण दे रहा है C6 14 7 और 14। तो देखिए नीचे वाला भिन्न, ऊपर 14 14 बराबर हो गया, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर है। तो ये संभारिक है, यानी आइसोबार है।
समस्थानिक वो परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या Z समान एवं द्रव्यमान संख्या A भिन्न होती है। इसको ध्यान दीजिए, नीचे वाला अगर समान हो तो समस्थानिक कहेंगे आइसोटोप्स। दूसरे शब्दों में समीकरण 2.4 के अनुसार यह स्पष्ट है कि समस्थानिकों में अंतर का कारण नाभिक में उपस्थित भिन्न भिन्न न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो समस्थानिक यानी आइसोटोप्स जिनको कहते हैं, जिनकी परमाणु क्रमांक भिन्न है, यानी परमाणु संख्या जिसको कहते हैं Z परमाणु क्रमांक समान है, समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान है, यानी ये Z समान है, A भिन्न है। उदाहरण के लिए फिर से हाइड्रोजन परमाणु को ले लें तो 99.985% हाइड्रोजन परमाणुओं में केवल एक प्रोटॉन होता है, जिसे प्रोटियम 1H1 कहते हैं। शेष हाइड्रोजन परमाणु में 2 समस्थानिक होते हैं, जिसको ड्यूटेरियम यानी 1D2। अब देखिए, नीचे वाला समान है, ऊपर वाला अलग हो गया, तो इसलिए ये समस्थानिक या आइसोटोप कहे जाएंगे, जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन है। और ट्राइटियम जिसमें एक प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये देखिए हमारे जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए, हाइड्रोजन के। तो देखिए उदाहरण के लिए अगर हम हाइड्रोजन परमाणु को ले लें तो इसमें प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1D2 और ट्राइटियम 1T3, इन सब में देखिए 111 तीनों में समान है, यानी Z समान है, इसलिए ये समस्थानिक हो गए या आइसोटोप हो गए। और ऊपर वाला देखिए भिन्न है, ऊपर वाला देखिए भिन्न है। अब देखिए उसने ऐसा कैसे बता दिया कि जिसमें एक प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन है। ड्यूटेरियम में बता दिया कि एक प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन है, और ट्राइटियम में बता दिया कि एक प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो कैसे बता दिया? वो इस तरह से बता दिया कि देखिए नीचे वाला परमाणु क्रमांक है, नीचे वाला ये एटॉमिक नंबर है, ऊपर वाला मास नंबर है। तो मास नंबर बराबर होता है परमाणु संख्या बराबर परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या हमारी कितनी होगी? तो यहां पर देखिए परमाणु संख्या, इसी को पहले परमाणु भार कहा जाता था। तो प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन यही परमाणु भार होगा। तो ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या है, तो यही 3 हो जाएगा इसके लिए। और प्रोटॉन एक ही है, ये अंदर जो है प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन कह रहा है। तो जब ये प्रोटॉन एक ही है अंदर, चूंकि कह रहा है कि एक प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने बचे? ये 2 में 1 घटा देंगे तो 2 न्यूट्रॉन बच जाएंगे। अब परमाणु क्रमांक, ये देखिए हमने गलत लिख दिया, ये द्रव्यमान संख्या है। ये द्रव्यमान संख्या है जिसको परमाणु भार कहते हैं। और ये परमाणु संख्या हमारी क्या हो जाएगी? प्रोटॉन बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने? एक प्रोटॉन है। तो अब न्यूट्रॉन कितने होंगे? प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन 3 है। अब इसमें प्रोटॉन घटा दें तो न्यूट्रॉन ही तो बचेगा, तो 2 आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसने बता दिया। इसी तरह इसमें भी बता दिया 1D2 में
एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो इस 2 में 1 घटा दिया तो 1 न्यूट्रॉन होगा। तो इस तरीके से उसने बता दिया। ट्राइटियम पृथ्वी में लेस मात्रा में पाया जाता है। ट्राइटियम सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, इतना ध्यान देना है। समस्थानिकों यानी आइसोटोप के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कार्बन जिसमें 6 प्रोटॉनों के अलावा 6, 7 तथा 8 न्यूट्रॉन जैसे C6 12, C6 13, C6 14 होते हैं। तो अब इसमें देखें 6 प्रोटॉन हो गए तो न्यूट्रॉन कितने हुए, इस 12 में 6 घटा दिए, 12 में 6 घटा दीजिए तो 6 बचेंगे, इसमें 7 हो जाएंगे, इसमें 8 हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि जिसमें 6 प्रोटॉनों के अलावा 6, 7 तथा 8 न्यूट्रॉन है, तो इसमें 6 बचे, इसमें 7, इसमें 8। क्लोरीन परमाणु जिसमें 17 प्रोटॉनों के अलावा 18 तथा 20 न्यूट्रॉन है। अब ये देखिए, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये प्रोटॉनों की संख्या हो गई। अब 35 में घटा दीजिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसमें 35 में 17 गया तो 18 बचा, इसमें 37 में 17 गया तो 20 बचा, तो वही 18 20 यहाँ पर लिखा है। समस्थानिकों के विषय में यानी आइसोटोप के विषय में अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि परमाणु के रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन ही चूंकि न्यूक्लियस के बाहर हैं तो वही बाहर जा सकते हैं और नाभिक के आकर्षण की वजह से कक्षाओं में आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होंगे, जो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित होते हैं। जो नाभिक में प्रोटॉन है वो चूंकि प्रोटॉन धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, तो वही उसको आकर्षित करता है, तो उसी प्रोटॉन की संख्या द्वारा निर्धारित होंगे। तो वही कह रहा है जो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित होते हैं। नाभिक में रासायनिक गुणों पर न्यूट्रॉनों की संख्या का प्रभाव बहुत कम होता है। तो जितने भी हमारे जो है रासायनिक गुण है वो इलेक्ट्रॉन के कारण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बाहर अंदर जा न्यूक्लियस को के आकर्षण से मुक्त हो सकता है और आ भी सकता है। न्यूक्लियस के अंदर चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो नाभिक में रासायनिक गुणों पर न्यूट्रॉनों की संख्या का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। न्यूट्रॉन का मतलब ये न्यूट्रल व उदासीन है, तो उसका प्रभाव बहुत कम होता है। अतः रासायनिक अभिक्रियाओं में सभी समस्थानिक एक सा व्यवहार दर्शाते हैं। अब समस्थानिक का मतलब प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन नाभिक में है, तो इसीलिए समस्थानिकों में रासायनिक गुणों का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता और सारे समस्थानिक एक जैसा व्यवहार दर्शाते हैं। अब देखें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, कह रहा है बोरान ब्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक 35 है और द्रव्यमान संख्या 80 है। परमाणु संख्या 35, द्रव्यमान संख्या 80 है। में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो वैसे ही हम निकाल लेंगे। ये हमारा परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 80 में घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 80 हमारा द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन है। तो ये प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन घटा देंगे तो न्यूट्रॉन ही बचेगा। तो यहाँ पर देखिए जेड परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को जेड कहते हैं, तो जेड 35 हो गया। एटॉमिक नंबर या द्रव्यमान संख्या को ये कहते हैं, तो ये 80 हो गया। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर जेड बराबर 35 ये हो गया। क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन परमाणु में बराबर होती है, तो दोनों को 35 कह दिया। न्यूट्रॉनों की संख्या 80 में घटा दिया तो 45 आ गया। अब देखिए अगला उदाहरण, किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18, 16 तथा 16 है। इसका प्रयुक्त प्रतीक लिखिए। तो अब देखिए प्रोटॉनों की संख्या ही हमारी परमाणु संख्या होती है। तो कह रहा है किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः
18, 16 तथा 16 है। इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16 है और न्यूट्रॉन भी 16 है। तो परमाणु संख्या माइनस प्रोटॉनों, परमाणु संख्या बराबर, ये माइनस गलत लिखा है, परमाणु संख्या का मतलब प्रोटॉनों की संख्या, और उदासीन है तो वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी। अब देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलग है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, तो इसीलिए परमाणु संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में लिखने से पहले लिखा जाता है उदासीन परमाणु में। तो मोटी मोटी बात है, समझिए कि जब भी परमाणु संख्या की बात करना है तो आप सिर्फ प्रोटॉनों की बात करिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो घुमाऊ प्रवृत्ति का है, वो न्यूक्लियस के आकर्षण से बाहर से आ भी सकता है कक्षाओं में और कक्षा छोड़ के जा भी सकता है। तो इसीलिए कह रहा है कि परमाणु संख्या का मतलब प्रोटॉनों की संख्या, ये हमको 16 दिया गया है। यह तत्व तो सल्फर है, क्योंकि परमाणु संख्या सल्फर की 16 होती है। परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या हमने बताया था कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन कितने हैं 16, न्यूट्रॉन कितने हैं 16, तो हो गई 32। यह स्पीसीज उदासीन है क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं है। हाँ, उदासीन नहीं है, हमने बताया ना कि प्रोटॉन 16 है, इलेक्ट्रॉन 18 है, तो इसका मतलब उदासीन नहीं है। इसीलिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं लिखा गया, क्योंकि वो उदासीन परमाणु के लिए है। यह एक ऋणावेशित है जिसका आवेश इलेक्ट्रॉनों के आधिक्य के बराबर है। यह एक ऋणावेशित है, एक नहीं 2, क्योंकि 16, 2, 18, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 2 ऋण होगा। ये देखिए थोड़ा यहाँ पर त्रुटि है, यह एक ऋणावेशित नहीं है, 2 ऋणायन, क्योंकि 18 जिसका आवेश इलेक्ट्रॉनों के आधिक्य के बराबर है, तो 18 माइनस 16 बराबर 2, तो इसका प्रतीक यस यानी सल्फर है। चूंकि 16 परमाणु क्रमांक सल्फर का होता है, या द्रव्यमान संख्या सल्फर, परमाणु संख्या सल्फर की होती है, तो 16 यस ऊपर 32 द्रव्यमान संख्या, और इसमें -2 लगा दिया गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहाँ पर 1 नहीं, इस त्रुटि को सही करिए, 2 होना चाहिए, 2 ऋणायन ऋणावेशित है। ये देखिए 2 लगाया गया। नोट देखिए क्या कह रहा है, नोट में कह रहा है x जो हमने मारा था किसी परमाणु को, नीचे z ऊपर a लिखा, नीचे परमाणु संख्या ऊपर द्रव्यमान संख्या। संकेत का प्रयोग करने से पहले यह पता कर लें कि ये स्पीसीज उदासीन परमाणु है। हमने बताया उदासीन का जरूर ध्यान देना, या तो फिर आप इलेक्ट्रॉन को लीजिए ही मत, प्रोटॉन से सीधा परमाणु द्रव्यमान संख्या को, परमाणु संख्या को मान लीजिए। अथवा धनायन या ऋणायन है। यदि यह उदासीन परमाणु है तो समीकरण 2.3 मान्य है, जो पीछे बताया गया था कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या होती है। यदि स्पीसीज एक आयन है तो यह निर्धारित कीजिए कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक है या कम। यदि अधिक है तो कैटायन यानी धायन, और कम है तो एनायन यानी ऋणायन होगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा a-z से दी जाती है, चाहे स्पीसीज उदासीन हो अथवा आयन हो। अब देखिए एक चीज ये ध्यान देना है कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो चूंकि प्रोटॉनों की संख्या माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा a-z, मतलब हमारा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या से दी जाती है, चाहे स्पीसीज उदासीन हो या आयन। इसका फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि हम z की जगह प्रोटॉनों की संख्या रखेंगे ना, और प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर है, उसमें चेंज नहीं होगा, इसलिए इसमें फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए रदरफोर्ड मॉडल के दोष क्या थे, रदरफोर्ड मॉडल के दोष। अब आज का यहीं तक लेक्चर, अब आगे इसको स्टडी हम अगले लेक्चर में करेंगे।